तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूएई और इजराइल समझौते से नाराज हुआ ईरान। ईरान ने आज यूएई को दे दी हमले की धमकी, कहा महज 8 मिनट में कर देंगे संयुक्त अरब अमीरात को तबाह। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बीजेपी के एक और मंत्री की कोरोना से हुई मौत। देश में कोरोना रोकने में विफल हुई मोदी सरकार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा और आरएसएस के साथ मिली भगत के आरोपों पर फेसबुक ने दी सफाई। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से करोड़ों रुपए की फेसबुक ने कर रखी है डील, इसीलिए नहीं करता है इनकी फेसबुक पोस्ट पर कार्रवाई। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेंगलुरु हिंसा में अब तक 35 और लोगों को कर लिया पुलिस ने गिरफ्तार। 3 करोड़ से अधिक का हुआ है बेंगलुरु हिंसा में नुकसान। येदियुरप्पा बीजेपी सरकार बोली दंगइयों से करेंगे इस नुकसान की वसूली। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर शिलान्यास के दौरान नितिन गोपाल दास से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी। शिवसेना ने की मांग प्रधानमंत्री होम क्वारंटीन, हो सकता है पीएम मोदी को भी कोरोना। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनएसए के तहत 3 महीने के लिए बड़ी डॉक्टर कफील खान की जेल में रखने की अवधि, तो पत्नी ने बोला हमला, कहा किस जुर्म की दी जा रही है सजा। जबकि आरएसएस और हिंदू संगठन देते हैं विवादित बयान, तब क्यों नहीं लगाती योगी सरकार एनएसए और क्यों नहीं डालती उन्हें जेल में। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान ने विवादित नक्शा जारी करने के बाद आज कश्मीर पर ठोक दिया अपना दावा, कहा कश्मीर है हमारा, जल्द लेकर रहेंगे भारत से कश्मीर को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज़ादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा अल्पसंख्यक मुसलमान और गरीब लोगों की देश में नहीं है आज़ादी। वहीं बीजेपी और आरएसएस हैं देश में सिर्फ आज़ाद, बाकी पूरा देश आज भी है गुलाम। जो कोई भी उठाता है सरकार के खिलाफ आवाज उसे डाल दिया जाता है जेल में। तो है कैसी देश में आज़ादी। तो सभी खबरों को विस्तार से कहकर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो ईरान ने दी आज संयुक्त अरब अमीरात पर हमले की धमकी, कहा महज 8 मिनट में ही कर देंगे यूएई को तबाह। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच हुए शांति समझौते पर ईरान ने काफ़ी नाराजगी जताई है। अब ईरान ने नाराजगी के साथ ही हमले की भी धमकी यूएई को दे दी है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसके तहत न केवल इजराइल और यूएई एक दूसरे के यहां दूतावास स्थापित करेंगे, बल्कि इजराइल वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने की अपनी योजना पर विराम लगाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब इसी समझौते को लेकर ईरान ने कहा है कि ये फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ यूएई ने विश्वासघात किया है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी धमकी देते हुए कहा है कि अगर यूएई अगर इस समझौते से पीछे नहीं हटता है तो ईरान उस पर हमला करेगा। और हसन रूहानी ने साफ कहा है कि ईरान जो है मिसाइलों से हमला करेगा और इसके लिए वह तैयार भी है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों ईरान ने अपनी मिसाइलों का परीक्षण भी किया था और एक अमेरिकी डमी युद्धपोत पर भी हमले किए थे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि यूएई को ईरान ने हमले की धमकी आज दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो फेसबुक को लेकर भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस आए आमने सामने। मिली भगत के आरोपों पर फेसबुक ने दी आज सफाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी ने भी फेसबुक को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा
फेसबुक को करोड़ों रुपए देते हैं और इसीलिए उनके नेता भड़काऊ पोस्ट फेसबुक पर डालते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अब इन सभी चीजों को लेकर फेसबुक ने आज सफाई दी है। फेसबुक ने इन सभी दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और फेसबुक की ओर से कहा गया है कि हम हेट स्पीच को प्रतिबंधित करते हैं, फिर चाहे वह दुनिया के किसी देश की हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी क्यों ना हो। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि फेसबुक पर ऐसा कोई भी कंटेंट जो कि हिंसा को बढ़ावा देता हो, लोगों के बीच नफरत फैलाता हो, हम उसे प्रतिबंधित करते हैं और उसे हम डिलीट कर देते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये फेसबुक ने आज सबसे बड़ा झूठ बोला है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने फेसबुक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में राजा सिंह ने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी, लेकिन फेसबुक ने उनके इस वीडियो को नहीं हटाया था। तो और आज सफाई फेसबुक दे रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में एक और बीजेपी के मंत्री की कोरोना से हुई मौत। देश में कोरोना रोकने में विफल हुई मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना महामारी रोकने में मोदी सरकार पूर्णतः विफल हुई है, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर कोरोना महामारी की वैक्सीन। वहीं आपको बता दें कि अब देश की जनता को तो बचाने में विफल हो ही रही है मोदी सरकार, खुद अपने कैबिनेट मंत्री को भी नहीं बचा पा रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई बीजेपी नेता कोरोना की चपेट में आए और कई की मौत भी हो गई। वहीं आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का भी कोरोना महामारी से निधन हो गया। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पा रही है बीजेपी कोरोना महामारी से, तो आम देश की जनता को कैसे बचाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विवादित पोस्ट को लेकर बेंगलुरु हिंसा में 35 और लोग गिरफ्तार। अब तक कुल 304 लोग पुलिस की गिरफ्त में। क्या दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में भड़की हिंसा में पुलिस ने 35 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक पुलिस ने इस हिंसा में कुल 340 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 11 अगस्त को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के भतीजे द्वारा मोहम्मद साहब के खिलाफ फेसबुक पर विवादित पोस्ट की थी, जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी, जिसमें 50 से अधिक पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे और 3 व्यक्तियों की मौत भी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था, लेकिन नुकसान के आकलन के बाद करीब 3 करोड़ रुपए का इस हिंसा में नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने ऐलान किया है कि 3 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है इस हिंसा में, वो उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि धारा 144 की अवधि और बढ़ा दी गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी पर नितिन गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने पर बोला हमला। कहा क्या पीएम मोदी होंगे क्वारंटीन, क्या कराएंगे अपने कोरोना की जांच। जी दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने कोरोना और आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। मुखपात्र सामना के जरिए निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि रूस कोरोना की वैक्सीन बनाकर बाजार में ले आया है और WHO ने भी इस बारे में नहीं पूछा है। पार्टी ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर का ये पहला सबक रूस ने पेश किया है और हम आत्मनिर्भर भारत का वचन देते रहते हैं और बीजेपी भक्त RSS भक्त सिर्फ आत्मनिर्भर की बात करते रहते हैं, लेकिन देश में वह कुछ नहीं कर सकते। आगे उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के चपेट में आए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या गए थे, तब वह जो है राम मंदिर के अध्यक्ष नितिन गोपाल दास के संपर्क में भी आए थे, लेकिन आज नितिन गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अब क्या क्वारंटीन होंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो NSA के तहत 3 महीने और बढ़ी डॉक्टर कफील खान की जेल में रखने की अवधि। पत्नी ने योगी सरकार से पूछा किस जुर्म की दी जा रही है उन्हें सजा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि CAA और NRC के भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पिछले 6 महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को जेल में रखने की योगी सरकार ने 3 महीने की और अवधि बढ़ा दी है। अब इसी को लेकर उनकी पत्नी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है
कि आखिरकार उनके पति का जुर्म क्या है जो इस तरह से 3 महीने की एनएसए के तहत उनकी अवधि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार आखिरकार अपने मंत्री और आरएसएस और हिंदू संगठनों के बारे में एनएसए लगाकर कार्रवाई नहीं करती है, जो देश में इतने भड़काऊ भाषण देते हैं और हिंसा उनसे फैलती है। लेकिन मेरे पति जिसने सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए आज उस पर 3 महीने के लिए एनएसए के तहत कैद और बढ़ा दिया, जो काफी शर्मनाक है। तो उन्होंने काफी बड़ा हमला बोला है और कहा कि आखिरकार डॉक्टर कफील खान का जुर्म क्या है जो योगी सरकार इस तरह से उन पर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे सरकार ने फिर ठुकराई सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंपने की मांग, दी बड़ी दलील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच सौंपने की मांग को फिर से ठुकरा दिया है। बॉलीवुड के सितारे समेत देश के विपक्षी दल भी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बार फिर से कहा है कि मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी और उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की इसमें कोई जरूरत नहीं है और मुंबई पुलिस ही इस जांच को करने में सक्षम है। तो एक बार फिर से शिवसेना सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच को ठुकरा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कश्मीर पर विवादित नक्शा पेश करने के बाद आज पाकिस्तान ने कश्मीर पर ठोक दिया अपना दावा। कहा हम यहां आराम से घूम सकते हैं, ये है कश्मीर हमारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अक्सर वेतुके बयान आते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर एक हाल ही में पाकिस्तान ने नक्शा जारी किया था, जिसमें पूरे कश्मीर सहित जूनागढ़ को अपना इलाका बताया था। अब इसी को लेकर पाकिस्तान के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब कश्मीर भी जुड़ गया है और कश्मीर जो भारत के कब्जे में है वह पाकिस्तान का है और अब वहां हम आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि विवादित नक्शे में पाकिस्तान का कश्मीर हिस्सा है और पाकिस्तान के लोग अब कश्मीर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और जल्दी हम कश्मीर को भारत से छीन लेंगे। तो ये काफी बड़ा दावा आज पाकिस्तान ने किया है कश्मीर को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने उठाई बड़ी मांग। कहा आरएसएस और बीजेपी है देश में आजाद और गरीब अल्पसंख्यक पर हो रहा है जुल्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडू कटाजू ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब देश में सिर्फ आरएसएस और बीजेपी ही आज़ाद हैं, बाकी सारे ही देश के लोग आरएसएस और बीजेपी के गुलाम हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से अल्पसंख्यक मुसलमान, दलित और गरीब लोगों पर आरएसएस और बीजेपी जुल्म कर रही है, क्या ये देश की आज़ादी है? देश की आज़ादी उसे कहेंगे कि जो कोई भी आवाज़ उठाए उसे जेल में नहीं डाला जाए। आगे उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको तुरंत ही जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि उस समय जब देश आज़ादी के चरम पर था तब अंग्रेजों के खिलाफ जो कोई भी आवाज़ उठाता था तो उसको भी इसी तरह जेल में डाल दिया जाता था। और वहीं उन्होंने कहा कि उस समय अंग्रेज आज़ाद थे और पूरे हिंदुस्तानी जो है गुलाम थे। इसी समय अब इस समय जो है बीजेपी और आरएसएस आज़ाद हैं और पूरा देश गुलाम है। तो ये काफ़ी बड़ा हमला मार्कंडू कटाजू सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बोला है। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था।